हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज का मॉड्यूल ए यूनिट 4 पार्ट 2 करेंगे। नाम है रिटर्न्स, इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट इट एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में बात कही थी कि ऑडिट कैसे हो रहा है या कहाँ को सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स वगैरह। अब हम बात कर रहे हैं बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन की। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन भी इसीलिए बनाया गया है जिससे कि ये सारी चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मर्जर एक्विजिशन या फिर आपके बैंक के ऊपर बैलेंस शीट्स के ऊपर या उनसे नज़र रखने के लिए वो सब चीज़ें हो सकें, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। कब बनाया गया? नवंबर 1994 में। ये इसलिए सेटअप किया गया जिससे कि ओवरऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सुपरविजन किया जा सके। बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन की जो कंपोजिशन है, मतलब उसमें कौन कौन मेंबर होता है, ये बताया गया है। एक तो उसमें आरबीआई के गवर्नर रहते हैं एज अ चेयरमैन उस बोर्ड के। जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के, वो लोग रहते हैं। एक जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, ज़्यादातर वो जो इंचार्ज ऑफ सुपरविजन है वो उनको रखा जाता है इसमें, उनको नॉमिनेट किया जाता है एज ए फुल टाइम वाइस चेयरमैन। ठीक है, तो गवर्नर हो गए एज अ चेयरमैन और फुल टाइम वाइस चेयरमैन को, क्योंकि भाई चेयरमैन तो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए वाइस चेयरमैन आवश्यक है। तो वाइस चेयरमैन किसको रखा गया है? जो भी इंचार्ज ऑफ सुपरविजन होंगे डिप्टी गवर्नर, उनको यहाँ पे वाइस चेयरमैन रखा गया एज ए फुल टाइम वाइस चेयरमैन। 4 डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड के जो आरबीआई से नॉमिनेट होते हैं वो भी इसमें एज ए मेंबर रहेंगे। जो बोर्ड है वो नॉर्मली उसकी मीटिंग वंस इन अ मंथ, मतलब एक महीने में एक बार होती है। जो 3 मेंबर उनमें से होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन जो है वो मतलब 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन चाहिए। मिनिमम कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी कोई बोर्ड है या कोई टीम है, उसकी गठित किया गया, उसे मान लीजिए 10 मेंबर रखे गए। अब मीटिंग होनी है तो मीटिंग में 10 के 10 नहीं आ सकते, तो मिनिमम कोरम रखा जाता है कि मिनिमम कितने लोगों को अटेंड करना है उस मीटिंग की वैलिडिटी के लिए। तो इसमें मिनिमम रखा जाता है 3 लोगों को, मिनिमम 3 मेंबर्स जो है उन्हें मीटिंग अटेंड करनी है। उन 3 में से एक कम से कम चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन और अन्य कोई भी 2 मेंबर हो सकते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, ये बेसिकली इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिव्यूज के ऊपर काम करता है, मतलब उस पर नजर रखता है, कुल मिला के बैंक्स को सुपरवाइज करता है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को सुपरवाइज करने का काम है। दक्ष क्या है? देखिए, दक्ष एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, रिजर्व बैंक ने शुरू किया गया है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, जिससे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट ग्रोथ या क्रेडिट चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके। ये एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है जो कि आरबीआई ने शुरू किया है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लायंसेस। ठीक है, जो भी सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ हैं यानी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, बैंक्स आदि, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन हो, उन सबको मॉनिटर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए दक्ष का निर्माण किया गया है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आरबीआई द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये जो दक्ष एप्लीकेशन है, ये बेसिकली इसका काम क्या किया गया है कि बीएफएस यानी बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो है उसको ये हेल्प कर सके। एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है? ऐसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि दक्ष पोर्टल किसने शुरू किया? तो आरबीआई। या कहते हैं किस पर्पस के लिए है? तो क्या है? सुपरविजन पर्पस के लिए है। ठीक है, बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए। किस किस से अप्लाई होता है? तो बैंक्स, एनबीएफसीज, रेगुलेटेड एंटिटीज, सुपरवाइज एंटिटीज, सब पे अप्लाई होता है। एक्विजिशन ऑफ अंडरटेकिंग्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बैंकिंग कंपनीज को एक्वायर कर सकती है, अंडरटेक कर सकती है, उसके लिए क्या क्या कहा गया है? हैज़ ऑन मोर देन वन ओकेजन फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन। अगर आरबीआई ने सेक्शन 35A के अंतर्गत कोई भी डायरेक्शन अगर दिए हैं इनको और उसको वो कंप्लाई नहीं किया उन्होंने एक से ज़्यादा बार, तो उसको एक्वायर कर सकता है कौन? आरबीआई कर सकता है उस बैंक को, ये कहा गया। मतलब उसके लिए कोई एक्शन वो ले सकता है। अगर वो मान लीजिए डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में नहीं काम कर रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है, डिपॉजिटर का नुकसान होने की आशंका है बैंक्स को, तो भी उसको एक्वायर कर सकता है आरबीआई। अमलगमेशन ऑफ बैंक्स के लिए बताया गया कि पहली बात तो होती है वॉलंटरी अमलगमेशन और एक होता है अमलगमेशन बाय गवर्नमेंट। तो वॉलंटरी अमलगमेशन पहले बताया गया है कि बैंकिंग कंपनी अगर किसी अन्य बैंकिंग कंपनी से अमलगमेट यानी जुड़ना चाहती है, मतलब दोनों मिलकर एक होना चाहते हैं। अमलगमेट का मतलब देखिए, अमलगमेशन, एक्विजिशन और मर्जर, तीनों अलग अलग चीज़ें, पहले बेसिक समझ लीजिए। अमलगमेशन का मतलब होता है कि कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी से जाके मिक्स हो गई। ठीक है, तो पहली कंपनी खत्म हो गई, दूसरी का नाम चल रहा है, या दूसरी खत्म हो गई, पहली का नाम चला, उसके अंदर चली गई। मर्जर का मतलब होता है कि दोनों मिलकर के कोई नई नाम रख लिया और नई कंपनी शुरू हो गई। और एक्विजिशन का मतलब होता है कि उसने या तो खरीद कर लिया, अक्वायर कर लिया, उसके शेयर्स ले लिए, तो उसने अपने अंडर में उसको कर लिया जो दूसरी कंपनी है। ये तीनों में बेसिक फ़र्क होता है। तो वॉलंटरी अमलगमेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी से जुड़ना चाहे, सेक्शन 44A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, परमानेंट जो ये स्कीम, इसमें क्या होता है, इसको प्रिपेयर करना पड़ता है, जो भी टर्म्स और कंडीशंस होते हैं अमलगमेशन के वो सब इसमें डालने होते हैं। फिर ये ड्राफ्ट जो होता है वो शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाता है, फिर वो लोग बताते हैं कि भाई हमें उस कंपनी से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। ये जो स्कीम है पूरी, अब जो रिजोल्यूशन जो होता है ये पूरा बोर्ड मेंबर्स पास करते हैं। कम से कम इसमें 2/3 शेयर होल्डर्स अग्री होने चाहिए, तभी ये होगा। और ये जो भी है इसमें प्रॉक्सी का अलाउड नहीं है। ठीक है,
प्रॉक्सी मतलब ये नहीं किसी और के बदले किसी और ने वोट दे दिया, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। इन पर्सन उसको अलाउ करना होगा या फिर वो प्रॉक्सी के थ्रू भी अलाउ कर सकता है, मतलब अपना रजामंदी दे सकता है। आफ्टर अप्रूवल ये जो स्कीम है, मतलब क्या प्लान किया है आपने एक्विजिशन के लिए, वो अमलगमेशन के लिए, वो प्लान किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। फिर आरबीआई उसमें अगर एग्री कर जाता है कि ठीक है भाई डिजॉल्व होने से किसी कंपनी का नुकसान, किसी डिपॉजिटर का नुकसान नहीं हो रहा है, बैंक का नुकसान नहीं हो रहा है, या जो भी चीज़ें उनको देखने के बाद वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इंटीमेट करेंगे, तब अमलगमेशन होगा। अमलगमेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, अमलगमेशन बाय गवर्नमेंट का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बैंकिंग जो कंपनीज एक्ट 396 सेक्शन के अंतर्गत ये पावर है कि वो किन्हीं भी दो बैंकिंग कंपनी से दो से ज़्यादा बैंकिंग कंपनीज को अमलगमेट कर सकता है। रिसेंटली भी ये हुआ भी था, अभी तो 3-4 साल पहले, जब काफ़ी सारे बैंक्स को देना बैंक और सब करके एक कर नहीं गया था, 12 बैंक्स कर दिए गए थे। हालांकि ये जो पावर होती है आपकी एक्सरसाइज करने के लिए कि कैसे करना है, ये सब आरबीआई के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अमलगमेशन का प्लान है तो उसमें आरबीआई का अप्रूवल ज़रूरी होता है, मतलब आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद ही वो चीज़ हो सकती है। मोरेटोरियम एंड अमलगमेशन का आगे बताया गया है कि रिजर्व बैंक सेक्शन 45 जो बीआर एक्ट का होता है उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर पर एक मोरेटोरियम पीरियड दिया जाएगा कि ये डिसीजन सही है कि नहीं है, ठीक है। कि अगर कोई भी मतलब अमलगमेशन की बात हो रही है तो ठीक है, इस मोरेटोरियम पीरियड में जो बैंकिंग कंपनी है उसको किसी भी प्रकार का डिपॉजिटर को पेमेंट नहीं करना है, ये कहा जाता है। और जो भी उसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं वो उसे डिस्चार्ज करनी है, ठीक है, वो उसे नहीं करना होता, ये कहा जाता है। ड्यूरिंग द जब भी मतलब जैसे अभी प्लान किया गया कि 3 महीने में उसको अमलगमेट करने वाले हैं, तो कहा गया कि बैंकिंग उस केस में बैंकिंग कंपनी को डिपॉजिटर को कोई पेमेंट नहीं करना और कोई भी अपनी लाइबिलिटी या जो ऑब्लिगेशन उसको डिस्चार्ज नहीं करना है। Scheme of amalgamation. During the period of moratorium or at any other time, Reserve Bank may prepare a scheme either for reconstruction of the banking company or for amalgamation. जो मोरेटोरियम पीरियड होता है, जब मतलब बैंकिंग कंपनी को अमलगमेट करने का प्लान किया जा रहा है, उस टाइम में जो रिजर्व बैंक है वो कोई स्कीम बना सकता है बैंक को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर अमलगमेट करने के लिए। ये जो प्लान बनाया गया, जैसे हमने अभी वॉलंटरी अमलगमेशन पढ़ा था, उसी तरह इसकी आगे बात हो रही है कि उसके जो ड्राफ्ट होगा, ये ड्राफ्ट किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई इसको प्रिपेयर करेगा और आरबीआई कहाँ भेजेगा, गवर्नमेंट के पास भेजेगा, जिससे कि अप्रूवल मिल सके। और साथ ही साथ जो भी बैंकिंग कंपनी या ट्रांसफरी बैंक, मतलब जो उसको भी अमलगमेट ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके पास भी जाएगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को सैंक्शन कर देगा, तब ये बैंक्स और ट्रांसफरी बैंक और उसके मेंबर्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा कि अब उन्हें इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे ऐसे अमलगमेट ट्रांसफर करना है। वाइंडिंग अप बैंक्स, देखिए वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, लिक्विडेशन से इसको समझ सकते हैं आप, कि कोई बैंक बंद होना या डिसॉल्व होना, ठीक है। तो उस केस में उसको बोलेंगे वाइंडिंग अप बैंक। जब भी कोई बैंक अपना नॉर्मल बिजनेस जो है उसको बंद कर देता है या उसको बंद करने की प्लान करता है कि हमें अपना बैंक बंद करना है, तो उस केस में उसको वाइंडिंग अप बोलेंगे। इस केस में उसको अपने एसेट्स वगैरह सेल ऑफ करना, अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस करना, जो भी उसका रिमेनिंग जो शेयर होल्डर्स का जो भी अकाउंट्स है उनको सेटल आउट करना, ये सब करना होता है। हालांकि हाईकोर्ट जो है वो कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन सेक्शन 38 में बताया गए हैं, जिसमें उनके पास ओवर राइडिंग पावर होती है कि वो बैंकिंग के वाइंडिंग अप के कंसर्न में ओवर राइडिंग पावर क्या क्या होती है। एक तो बैंकिंग कंपनी, अगर मान लीजिए अगर कोई बैंक है जो अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पा रहा है, उस केस में साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 37 और 38 में इस एप्लीकेशन को उन्हें देना होता है, ये बताया गया है। ऑफिशियल लिक्विडेटर, देखिए अगर मान लीजिए कोई बैंक अपने आप को वाइंड अप कर रहा है, बंद कर रहा है, लिक्विडेट कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है, तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करे जाते हैं। ये किसने बताया गया, बीआर एक्ट के सेक्शन 38A में, ठीक है। इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो हाई कोर्ट है वो एक कोर्ट लिक्विडेटर इसमें एक अपॉइंट कर सकता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, किस लिए, वाइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, इससे किसी का भी कोई लॉस ना हो, जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा उसे अपनी एक रिपोर्ट बना करके हाई कोर्ट में 2 महीने के अंदर अंदर सबमिट करनी है, और उसके बाद सेक्शन 327 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से लाइबिलिटीज जो है उसको डिस्चार्ज करवाना है, ठीक है। जो भी क्लेम है वो 1 महीने के अंदर करा जाता है, जब भी नोटिस दी जाएगी उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो क्लेम करना होता है। और जो भी डिपॉजिटर हैं, अगर उनका 250 रुपये से ऊपर का 250 रुपये डिपॉजिट, तो सबसे पहले उनको डिपॉजिट वापस किया जाएगा, फिर उससे ऊपर वाले जो फिर उनको वापस किया जाएगा, फिर बाद में बड़े वालों को, क्रेडिट वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब कि जो सबसे कम डिपॉजिट अमाउंट होगा सबसे पहले उसको पे ऑफ किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कंपलसरी वाइडिंग करी जा रही है, मतलब मान लीजिए आरबीआई ने डिटेक्ट किया कि ये बैंक सही काम नहीं कर रहा है, इसको बंद करना है, बहुत ज़्यादा लॉसेज में है, तो उस केस में सेक्शन 44 जो है वो अप्लाई होता है, जिसमें बोलते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। हालांकि कोई भी वाइंडिंग जो भी बैंक आपको बंद करना है वो बिना रिजर्व बैंक की परमिशन के बंद नहीं हो सकता, जब तक कि उसके सारे डेब्ट्स जो है वो फुली पे ना हो जाए। ये नहीं भाई अच्छा खासा कर्जा हो गया, लॉस चला गया, आपने बंद कर दिया और डिपॉजिटर का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं कर सकते।
पेनाल्टीज अंडर द आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज जो है उन्हें टाइम टू टाइम अपने स्टेटमेंट्स और रिटर्न देने, जो हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। जो भी स्टेटमेंट्स हैं अगर वो गलत हो गए, मतलब जानबूझ के गलत किए जाते हैं, अगर विलफुली रॉन्ग किया गया तो उस केस में वो नहीं अलाउ करेंगे। कोई भी अगर ये ऑफेंस कंटिन्यू रहेगा 5,000 डे ऑफ से ज़्यादा तो भी वो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके इसमें ये बताया गया है कि पेनाल्टी का अमाउंट कितना रहेगा। यदि मान लीजिए, वैसे तो 1 लाख रुपए तक का बताया गया हर एक ऑफेंस के लिए, लेकिन अगर वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो उसके लिए 5,000 रुपये पर डे का एडिशनल पेनाल्टी लगाई गई है। BR एक्ट सेक्शन 46 के अंतर्गत क्या क्या पेनाल्टीज है वो बताया गया। यदि कोई फॉल्स स्टेटमेंट सबमिट करता है कोई भी बैंक तो उस केस में वो पनिशेबल है। साथ ही साथ ये 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन जो है 1 करोड़ रुपए तक का भी होता है। या चीज़ दो चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, पर्सन से कहा गया मतलब जो भी जिम्मेदार पर्सन है उस बैंक या उस फाइनेंशियल एंटिटी की तरफ से, उसके लिए कहा गया कि अगर वो अपनी बुक्स या अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अगर सही समय से नहीं दे रहा है तो ये जो फाइन है 20 लाख रुपए तक का, हर एक ऑफेंस पर, एक गलती पर 20 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। बार बार अगर हो रहा है तो 50,000 पर डे तक ये फाइन बढ़ता जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप कि आपने जमा नहीं किया तो 50,000 पर डे की उस पर एडिशनल पेनाल्टी हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यदि वही 1 करोड़ और 3 साल वाली बात दोबारा कही गई है, और इसको जो ट्रायल करने का अधिकार किसके पास होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास, या जुडिशियल फर्स्ट क्लास या कोर्ट सुपीरियर टू एनी ऑफिसर, ये इसमें कहा गया है। With this we have come to end. I hope you like the session. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.